इन्फ्लेमेशन हम पढ़ रहे हैं। इन्फ्लेमेशन में जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में देखें, ये एक ऐसी टाइप है इन्फ्लेमेशन की जो जल्दी शुरू हो जाती है और इसके बाद जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, जल्द शुरू हो जाती है और जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है ये स्टार्ट होती है। ठीक है जी, किस तरह से जनाब जो सेल्स हैं वो जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको किस तरह से छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आते हैं, किस तरह से जो है वो वेज़ोडाइलेशन होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। बेटा एक्यूट इन्फ्लेमेशन मेनली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है वेस्कुलर चेंजेस और एक है सेलुलर। ठीक है ना, तो इनको वेस्कुलर इवेंट्स या सेलुलर इवेंट्स भी कहते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने वेस्कुलर इवेंट्स पढ़े, किस तरह से परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है ना, ट्रांसुडेट एक्सुडेट को डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट्स जो कि पार्ट 2 है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। सेलुलर इवेंट्स को हम फैगोसाइटोसिस या फिर ऑप्सोनाइजेशन भी बोलते हैं। सो फैगोसाइटोसिस को सबसे पहले देखेंगे कि फैगोसाइटोसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें 3 लफ्ज़ आ जाते हैं। फैजियन जिसका मतलब है टू ईट या डिवोर, और साइटोस का मतलब होता है सेल, और ओसिस का मतलब होता है प्रोसेस। सो फैगोसाइटोसिस जो है इट सेल्स 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, तो इसमें तीनों ही आ जाएंगे, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग। ठीक है ना, ओसिस मीन्स प्रोसेस, साइटो मीन सेल एंड फैजिन मीन ईटिंग। सो द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग। सो फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिकग्निशन, जो कि पहचानता है, इनगल्फमेंट निगलता है, एंड डाइजेशन और खाता है माइक्रोब्स को, डेड सेल्स को और फॉरेन बॉडीज़ को। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिकग्नाइज करता है, इनगल्फ करता है और डाइजेस्ट करता है माइक्रोब्स को, डेड सेल्स को और फॉरेन बॉडीज़ को। ठीक हो गया। इसके साथ ही एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल ड्रिंकिंग द लिक्विड सब्सटेंसेस। तो बेटा असल में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ये दोनों मिलकर जो है एक मेजर एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, वो बनाते हैं। तो एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स हैं। अगर तो सेल जो है वो किसी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करता है, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा फैगोसाइटोसिस। अगर वो किसी लिक्विड को जो है वो ड्रिंक करता है तो ये कहलाएगा पिनोसाइटोसिस। ठीक हो गया। अब साइटोसिस में जो है कुछ स्टेप्स हैं, सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है फैगोसाइटिक रिसेप्टर्स, फिर आ जाता है इनगल्फमेंट और आखिर पे आ जाता है किलिंग और डिग्रेडेशन। पहले स्टेप में क्या है? फैगोसाइटोसिस रिसेप्टर्स, दूसरे स्टेप में है इनगल्फमेंट और तीसरे स्टेप में है किलिंग और डिग्रेडेशन। सो यहाँ पर आप देखें कोई भी माइक्रोब जो है वो जब आता है तो यहाँ पर उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके साथ लिपोपॉलीसैकेराइड्स लगे होते हैं। CD14 रिसेप्टर्स जो है वो उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। उसके बाद मेडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं जैसा कि एरिकिडोनिक एसिड है, ठीक है ना, मेटाबोलाइट्स हैं या साइटोकाइनिन्स हैं। इसके साथ ही या फिर ये साइटोकाइनिन्स आते हैं तो जैसे इंटरफेरॉन गैमा है या फैगोसाइटिक रिसेप्टर्स हैं, ये एक्टिवेट होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करवाएंगे, माइक्रोब्स की फैगोसोम बना देंगे। या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं जो कि लाइसोसोमल एंजाइम्स में होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है ल्यूकोसाइट्स की वो एक्टिवेट हो जाएगी तो भी किल कर देंगे। या फिर इसको एम्पलीफाई कर देते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को जो कि केमिकल मेडिएटर्स हैं वो, या फिर सिंपली अगर साइटोकाइनिन्स हैं या फिर एन फॉर्माइल मैथियोनाइल पेप्टाइड हैं या लिपिड मेम्ब्रेन है या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होंगे तो वो क्या करेंगे? वो साइटो स्केलेटल चेंजेस लेकर आएंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन देंगे जिसकी वजह से जो इंटीग्रिन एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाएगी और उससे साथ ही एडहियन हो जाएगी उनकी एंडोथीलियम के साथ, या फिर कीमोटैक्सिस हो जाएगी तो माइग्रेशन हो जाएगी टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है ना। सो ये एक 3 तरह का या 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल ये सारा प्रोसेस है जिसमें रिकग्निशन है पहले स्टेप में मेडिएटर्स की, फिर ये सेलुलर रिस्पॉन्स आ जाएंगे, ठीक है ना, और आखिर पे ये जो हैं ये क्या है?
फंक्शनल आउटकम्स। ओके, सो ये 3 स्टेप्स के ऊपर डिवाइडेड है। नेक्स्ट देखें फैगोसाइटोटिक या फैगोसाइटिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। इनमें मैनोज रिसेप्टर हो सकते हैं, सिक्वेंजर रिसेप्टर्स हैं, और रिसेप्टर्स हैं वेरियस ऑप्सोनिन्स के लिए जो कि इंजेस्टेड माइक्रोब्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। तो सबसे पहले फिर हम डिस्कस करेंगे मैनोज रिसेप्टर्स। मैनोज रिसेप्टर्स क्या हैं? दे बाइंड्स टर्मिनल मैनोज एंड फ्यूज रेजिड्यूज ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। वो टर्मिनल मैनोज के साथ बाइंड करते हैं और इसके अलावा फ्यूज़ हो जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के साथ। ये शुगर जो हैं ये माइक्रोबियल, किसी भी माइक्रोबियल सेल वॉल के अंदर मैनोज वाली जो शुगर्स हैं ये आपको पाई जाएंगी, नज़र आएंगी या पाई जाती हैं। मैनोज वाली जो शुगर्स हैं ये किसी भी जो है ये माइक्रोबियल सेल वॉल के अंदर पाई जाएंगी, लेकिन ये मेमिलियन सेल के अंदर नहीं होती। मेमिलियन सेल के अंदर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी और ग्लाइकोलिपिड्स होंगे। उनके अंदर जो टर्मिनल एंड होगा वो होगा बेटा सैलिसाइलिक एसिड या फिर एन एसिटाइल ग्लाइकोसामीन। तो यही वजह है कि जो मैनोज रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ माइक्रोब्स को ही डिटेक्ट करते हैं और इस तरह से जो होस्ट सेल हैं वो बच जाते हैं। मतलब कि जो मैनोज रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ माइक्रोब्स को ही डिटेक्ट करेंगे और जो होस्ट सेल होंगे वो बच जाएंगे और होस्ट सेल जो है उनकी फैगोसाइटोसिस नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइक्रोब्स हैं जो कि फैगोसाइटोटिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर गए हैं और इसके अलावा सिग्नल जो है वो भेजे जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ रीमॉडलिंग के लिए और चेंज इन द साइटोस्केलेटन के लिए। नेक्स्ट इसमें फिर पॉलीमराइजेशन हो जाती है एक्टिन फिलामेंट्स की, ठीक है ना। तो ये एक जो है वो वैक्यूल बन जाता है। अगले स्टेप में देखें जो दूसरी टाइप के हैं वो कौन से हैं, वो हैं सिक्वेंजर रिसेप्टर्स हैं। सिक्वेंजर रिसेप्टर्स क्या हैं? दीज आर द मॉलिक्यूल दैट बाइंड एंड मेडिएट द एंडोसाइटोसिस ऑफ ऑक्सीडाइज या एसिटाइलेटेड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स। मतलब कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेडिएट करते हैं एंडोसाइटोसिस को और ऑक्सीडाइज करते हैं या एसिटाइलेट ऑक्सीडाइज कर देंगे या एसिटाइलेटेड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स को, ठीक है ना। इसके अलावा ये बाइंड करते हैं बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स के साथ और इसके अलावा ये मॉडिफाइड इन एडिशन टू मॉडिफाइड एलडीएल पार्टिकल्स, और इसके अलावा ये मॉडिफाइड एलडीएल पार्टिकल्स के साथ भी जो है ये बाइंड करते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे ऑप्सोनिन्स रिसेप्टर्स। ऑप्सोनिन रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये रिकग्नाइज करते हैं ऑप्सोनिन्स को। ऑप्सोनिन्स जो हैं एंटीबॉडीज़ को जो कि दैट रेंडर्स द बैक्टीरिया एंड अदर सेल्स ससेप्टिबल टू फैगोसाइटोसिस, जो कि बैक्टीरिया और दूसरे जो सेल्स हैं उनको जो है एक्टिवेट करती है। इनमें आईजीजी एंटीबॉडी आ जाएगी, C3b ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और कुछ प्लाज्मा लेक्टन्स आ जाएंगे। तो ये 3 तरह के जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं। मैनोज रिसेप्टर्स हैं, सिक्वेंजर रिसेप्टर और ऑप्सोनिन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो बेटा इनगल्फमेंट आ जाती है, ठीक है जी। इनगल्फमेंट में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप्स। इनगल्फमेंट में 3 जो है वो मेन स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटोज्ड माइक्रोब्स हैं और डेड सेल्स हैं। पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में आ जाएगी डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइटोज्ड या माइक्रोब्स या डेड सेल्स। सेकंड स्टेप में आ जाएगी डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स और डेड सेल्स, और तीसरे स्टेप में आ जाएगी प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स। सो पहले स्टेप में क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइटोज्ड माइक्रोब्स और डेड सेल्स। दूसरे स्टेप में है डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स एंड डेड सेल्स, और तीसरे स्टेप में है प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स। तो ये देखें जैसी जो है वो अटैचमेंट होती है उसके बाद ये सीडोपोड्स बनते हैं इसकी मेम्ब्रेन में। ये मेम्ब्रेन अंदर की जानब इन्वेजिनेट करेगी और साइडों पे उभार बन जाएंगे और इस तरह से जो माइक्रोब हुआ है उसको साइडों से घेर लिया जाता है। और अगले स्टेप में जो है वो बिल्कुल ही जो है वो सूडोपोड्स वो आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और उस माइक्रोब के अगेंस्ट जो माइक्रोब है उसके इर्द गिर्द जो है ये दीवार बना लेते हैं
और उसके बाद यही जो है ये यहाँ से फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है जी, ये यहाँ से फ्यूज़ हो जाएंगे और ये एक जो है ये यहाँ से फ्यूज़ हो जाएंगे, यहाँ से ये अलग होकर क्या बना देगा, एक अलग जो है वो फेगोसोम बना देगा। अब फेगोसोम जो है देखें, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस ऑफ टू फॉर्म द वेसिकल, जो कि फेगोसोम है। फेगोसोम्स के साथ जो है लाइजोसोमल इंजाइम्स आकर मिल जाएंगे, तो ये फिर फेगोलाइजोसोम बन जाएगा। अब यही इंजाइम जो है इस माइक्रोब की जो है वो डिग्रेडेशन करवा देते हैं, ठीक है जी। डिग्रेडेशन करवाने के बाद जो है वो क्या करेंगे कि उसको ख़त्म कर देंगे, फेगोलाइजोसोम बन जाएगा। फेगोलाइजोसोम जो है उसके अंदर जो लाइजोसोम्स हैं, लाइजोसोम्स में अब आपको पता है कि बेटा डिग्रेडेटिंग एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस, लिपिड के लिए लैपेजेस, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एंजाइम्स होते हैं। तो वो सारे के सारे जो माइक्रोब्स होंगे उसकी सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे और इस तरह से माइक्रोब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। के बाद देखें इंट्रासेलुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोब्स एंड डेब्रिस। killing of microbes is accomplished by reactive oxygen species। जो माइक्रोब्स की जो किलिंग है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है जी। इसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ भी कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो माइक्रोब्स की किलिंग है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के साथ, जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ भी कहते हैं। मेनली ये कहाँ से ड्राइव की जाती है, ये मेनली ड्राइव की जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड से, एंड दीज एज वेल एज लाइजोसोमल एंजाइम डिस्ट्रॉय द फेगोसाइटोस डेब्रिस। और इसके साथ साथ जो लाइजोसोमल एंजाइम्स हैं ये फेगोसाइटोस डेब्रिस को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। देखें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बाय द रैपिड असेंबली एंड एक्टिवेशन ऑफ द मल्टी कंपोनेंट्स ऑक्सीडेजेस, जैसा कि NADPH है, निकोटिनामाइड एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड पर ऑक्सीडेज। NADPH के साथ ऑक्सीडेज करता है। अब क्या होगा, ये फिर रिड्यूस कर देगा ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड आयन में। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं इसमें प्रोड्यूस हो जाती हैं लाइजोसोम्स के अंदर और फेगोलाइजोसोम्स के अंदर, और ये एक्ट करती हैं इंजेस्टेड पार्टिकल्स के ऊपर और इनकी मतलब कि सेल वॉल को डैमेज किए बगैर, और जो सुपर ऑक्साइड आयंस हैं वो फिर कन्वर्ट किए जाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयंस के अंदर। यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं जो NADPH ऑक्सीडेज है, फेगोसैट ऑक्सीडेज है, ये NADPH से जो है NADP के अंदर कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा सुपर ऑक्साइड आयंस के अंदर। फिर ये स्पॉन्टेनियस डिसम्यूटेशन होती है जिसके नतीजे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है। यहाँ से जो एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो माइलो पेरोक्सीडेज एंजाइम के साथ मिलकर जो हैलाइड है, जो क्लोराइड है, उसको कन्वर्ट, जो हैलाइड मालिक्यूल है उसको वो कन्वर्ट करवा देगा हाइपोक्लोराइड मालिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से हाइपोक्लोराइड मालिक्यूल आपको पता है कि ये एक बहुत ही टॉक्सिक है, और इस तरह से जो टॉक्सिक जो है ये सब्सटेंसेस को जो है ये इसके साथ ही जो है ये हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, ये एक सॉल्यूबल गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है आर्जिनिन से, और इसका एक्शन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज के ऊपर, और ये आल्सो प्रेसिपिटेट करती है माइक्रोबियल किलिंग के अंदर। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस, जिसमें एंडोथेलियल है, ठीक है ना, न्यूरल नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो इसमें जो माइक्रोफेजेस में है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है सुपर ऑक्साइड के साथ और जनरेट करती है हाईली रिएक्टिव रेडिकल जो कि पेरोक्सीनाइट्राइट होते हैं। ये नाइट्रोजन जो है ड्राइव फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं और डैमेज करते हैं लिपिड्स को, प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को और माइक्रोब्स को और होस्ट सेल को। सो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये रिलीज़ होती है
वेस्कुलर स्मूथ मसल से और प्रमोट करती है वेज़ोडाइलेशन को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टिव नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशीज़ हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है जो कि माइक्रोब्स को किल करेगी, जो कि रिलेटिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की तरह होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और बना देगी पर ऑक्सी नाइट्राइट, जो कि हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल है। और अब देखें किस तरह से हाइपोक्लोराइड डिस्ट्रॉय करता है। इसमें हेलोजिनेशन होती है और ऑक्सीडेशन होती है। हैलाइड जो है बॉन्ड वो कोवलेंटली जुड़ता है सेलुलर कंपोनेंट्स के साथ। ऑक्सीडेशन में प्रोटीन ऑक्सीडेशन होती है या लिपिड पर ऑक्सीडेशन होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो कन्वर्ट की जाती है OH रेडिकल्स के अंदर, और जो कि एक डिस्ट्रक्टिव जो है वो एजेंट है। फिर लाइजोसोमल एंजाइम्स हैं, लाइजोसोमल प्रोटीन्स हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स हैं जिनके अंदर लाइजोसोमल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल किलिंग करवाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स हैं जो कि जिनके अंदर दो मेन ग्रैन्यूल्स होते हैं। सो सिमिलर स्पेसिफिक या सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स, स्मॉलर स्पेसिफिक या सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स और लार्जर एजोफिलिक या प्राइमरी ग्रैन्यूल। जो स्मॉलर स्पेसिफिक सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स हैं देखें उसके अंदर लाइजोसोम्स होंगे, लाइजोजाइम्स होंगे, कोलेजिनेज होंगे, जिलेटिनेज होंगे, लैक्टोफेरिन होगा, प्लाज्मिनोजिन होगा एक्टिवेटर, प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर होगा, हिस्टामिनेज होगा और अल्कलाइन फास्फेटेज होगा। ठीक हो गया। जो लार्जर एजिरोफिल या प्राइमरी ग्रैन्यूल्स हैं उनके अंदर माइलोपेरोक्सीडेज है, बैक्टीरियासिडल फैक्टर्स हैं जिनमें लाइजोजाइम्स होंगे, और इसके अलावा डिफेंसिन्स हैं और एसिड हाइड्रोलाइसिस हैं। इसके अलावा प्रोटीएजेस हैं, ठीक है ना, इलास्टेज हैं, सेफ्लो कैथिप्सिन जी, और इसके बाद नॉन स्पेसिफिक कोलाजिनेजेस होंगे। एसिड प्रोटीएज हैं जो कि डिग्रेड करते हैं बैक्टीरिया को और डेब्रिस को। न्यूट्रल प्रोटीएजेस हैं जो कि डिग्रेड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स को, और इसके अलावा कैथिलिसिन डिन्स हैं जो कि एंटी माइक्रोबिसाइडल प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा लैक्टोफेरिन हैं जो कि आयरन बॉन्डिंग करवाती हैं प्रोटीन की, मेजर बेसिक प्रोटीन है। अदर मैकेनिज्म जो कि किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें ल्यूकोसाइट ग्रैन्यूल कंटेंट्स हैं जो कि बैक्टीरियासाइडल परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन्स की। और लाइजोजाइम्स हैं, बैक्टीरियासाइडल परमिएबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोटीन कौन सी हैं, वो एक्टिवेट करती हैं फास्फोलाइपेजेस को और डिग्रेड करती हैं मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स को। लाइजोजाइम क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं बैक्टीरियल कोड को और ओलिगोसैकेराइड्स को। मेजर बेसिक प्रोटीन जो हैं वो साइटोटॉक्सिक हैं, पैरासाइट्स के लिए डिफेंसिव जो हैं वो क्रिएट करती हैं होल्स, और किसके अंदर होल्स क्रिएट करती हैं, माइक्रोबियल मेम्ब्रेन्स के अंदर, और उनको किल करती हैं। इसके अलावा देखिए न्यूट्रोफिल्स एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स। देखिए न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रिलल नेटवर्क्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट द स्प्रेड of microbes by trapping them in the fibrils. न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रिलल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं और जो कि इन्फेक्शन वाली साइड पे जाके प्रिवेंट करती हैं इन्फेक्शन को और स्प्रेड करती हैं माइक्रोब्स को, ट्रैप करती हैं अपने फिब्रिल्स के अंदर। इसके अलावा देखिए न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रिल नेटवर्क हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स उनको प्रोड्यूस करते हैं और इनमें जो है वो न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स प्रोटीन्स होती हैं जो इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, हिस्टोन्स और एसोसिएटेड DNA, और इसके बाद एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स जो कि एंजाइम्स होते हैं। ये ज़रा आप ये तस्वीर में देखें, ये न्यूट्रोफिल्स हैं। इस तरह से ये जो है न्यूट्रोफिल्स ट्रैप्स जो है ये रिलीज़ करेंगे जिसके ज़रिए जो माइक्रोब्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, जैसे धागे होते हैं या जाला होता है इसी तरह से ये रिलीज़ करते हैं और इस तरह से न्यूट्रोफिल्स इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होने के बाद जनाब साहब ये उनको इनगल्फ करते हैं और ख़त्म करते हैं। ल्यूकोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी देखें, ल्यूकोसाइट आर इम्पॉर्टेंट काजेज़ ऑफ इंजरी टू द नॉर्मल सेल्स एंड टिश्यूज़ अंडर द सेवरल सर्कमस्टांसिस, जिसमें देखें व्हेन एडजेसेंट टिश्यूज़ सफ़र कोलैटरल डैमेज the prolonged host response contribute more to the pathology that does not microbe itself. उसके बाद देखें when the inflammatory response is inappropriate
डायरेक्ट्स अगेंस्ट द होस्ट टिश्यूज़ एज अ सर्टेन ऑटोइम्यून डिजीज़। इसके अलावा व्हेन द होस्ट रिएक्ट एक्सेसिवली अगेंस्ट द हार्मफुल इन्वायरमेंट सब्सटेंसेस इन द एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है जी। टर्मिनेशन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देखें कि ख़त्म कहाँ पर होता है। इन्फ्लेमेशन जो है वो डिक्लाइन होती है जब अफेंडिंग एजेंट्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, सिंपली क्योंकि मेडिएटर्स इन्फ्लेमेशन के अब प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ओनली एज लॉन्ग एज स्टिमुलस परसिस्ट, जैसा वो कहता है कि जब तक स्टिमुलस जो है वो मौजूद रहेगा वो शॉर्ट हो जाएंगे और हाफ़ लाइफ्स उनकी कम हो जाती हैं और डिग्रेडेशन जो है वो शुरू हो जाती है उनके रिलीज़ के बाद। न्यूट्रोफिल जो हैं इनकी जो शॉर्ट हाफ़ लाइफ्स हैं टिश्यूज़ के अंदर, और वो मर जाते हैं अपोप्टोसिस के ज़रिए और चंद घंटों के अंदर, जबकि वो ब्लड वेसल्स को जैसे ही वो छोड़ते हैं तो चंद घंटों के अंदर वो मर जाते हैं। इन्फ्लेमेशंस जो हैं उसके वो डेवलप हो जाती है एक ऐसे प्रोसेस के ज़रिए जो कि ट्रिगर करता है वैरायटी ऑफ स्टॉप्स सिग्नल्स दैट एक्टिवली टर्मिनेट द रिएक्शन। मतलब कि इन्फ्लेमेशन जो डेवलप करती है वो ऐसे प्रोसेस को शुरू कर देती है जो कि स्टॉप करता है बहुत सारे एक्टिवली सिग्नल्स को और उन रिएक्शंस को टर्मिनेट करता है। दूसरे कंट्रोल मेकनिज़म जो हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटली, उनमें जो है वो न्यूरल इम्पल्सेस शामिल हैं। कुल एनर्जिक डिस्चार्ज जो है वो है जो कि इनहिबिट करता है प्रोडक्शन को ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स की और मैक्रोफेजेस के। ये थे बेटा आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो सेलुलर रिस्पांस हैं। इसमें हमने जो है ये चीज़ें देखी हैं, फेगोसाइटोसिस को देखा है, फेगोसाइटोसिस के बाद उसकी जो स्टेप्स हैं, फेगोसाइटोसिस रिसेप्टर्स इनगल्फमेंट किलिंग डिग्रेडेशन को देखा है। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस रिसेप्टर्स को देखा है, मैनोज रिसेप्टर्स आ गए, सिक्वेंजर रिसेप्टर्स हैं, ऑप्सोनिन रिसेप्टर्स हैं, इनगल्फमेंट को देखा है। और इसके साथ ही हमने इंट्रासेलुलर डिस्ट्रक्शन को देखा माइक्रोब्स की और डेब्रिस की, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ को देखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड को देखा है, लाइसोसोमल एंजाइम्स को देखा है, लाइसोसोमल प्रोटीन्स को देखा है, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स को, और इसके अलावा ल्यूकोसाइट मेडिएटेड टिश्यू इंजरी, और आखिर में टर्मिनेशन को देखा है। तो इसके साथ ही आपका जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इसमें देख लें, इसको पढ़ लें बुक से। ठीक है जी। कोई बात अगर आपको नहीं समझ आई तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।